ठीक है, स्लाइड ओपन है, फर्स्ट पेज नंबर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन लोग। वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई एम लखन फुलवानी एंड आर्टिकल असिस्टेंट एट मैसर सिंगल जैन एंड कंपनी. So the day before yesterday we started our meeting on the topic assessment procedure under income tax, but due to some technical reason we need to stop it after assessment part. So today we are going to discuss about search and seizure part in continuation of our previous topic. So let's start the meeting. First of all, I just want to tell you that what we have discussed in the last meeting. So we discussed about here's a PPT. Have you opened PPT, all of you? So this meeting was about assessment procedure in the income tax, where basically we were about to discuss two parts. The first one is assessment part and the second one was investigation part. तो अपन ने अभी तक क्या क्या डिस्कस किया था मैं वो आपको बता देता हूँ. सबसे पहले हमने देखा था इंट्रोडक्शन टू असेसमेंट, जिसमें हमने देखा था असेसमेंट क्या होता है. असेसमेंट के बाद हमने देखा था कितने टाइप्स के असेसमेंट होते हैं और किन किन रीजंस की वजह से नोटिस आ सकते हैं. आप जब नेक्स्ट पीपीटी पे जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा. हमने देखा था असेसमेंट क्या होता है, कितने टाइप के असेसमेंट होते हैं, जिसमें हमने देखा था बेसिकली 3 टाइप्स के ब्रॉड कैटेगरीज असेसमेंट की. फर्स्ट वन इज स्क्रूटनी असेसमेंट, सेकंड इज बेस्ट जजमेंट असेसमेंट एंड द लास्ट वन इज इनकम एस्केपिंग असेसमेंट. उसके बाद हमने देखा था क्या क्या कॉमन रीजन है जिनकी वजह से हमारे पास नोटिस आ सकता है या फिर असेसमेंट हमारा हो सकता है. उसमें हमने बहुत सारे रीजन देखे थे. अगर आपको किसी में भी इसमें डाउट है या जो अटेंड नहीं कर पाया, देन वी हैव आवर यूट्यूब, तो हम आपको एक लिंक भेजेंगे, आप वहां से एक्सेस करके उसको प्रीवियस वाला पार्ट देख सकते हो जो अपन अभी डिस्कस कर रहे हैं. उसके बाद अपन ने देखी थी आईटी अथॉरिटीज हायरार्की. हायरार्की में हमने कुछ 2 टाइप्स के विंग देखे थे. सबसे पहले हमने देखा था सीबीडीटी क्या होता है, उसके अंदर 2 विंग आते हैं. फर्स्ट वन इज असेसमेंट विंग, सेकंड वन इज इन्वेस्टिगेशन विंग. इसमें अपन ने याद करने के लिए देखा था कि अगर अपने ऑफिस के हिसाब से अपन लोग देखें, सो द फर्स्ट पार्ट दैट वाज अबाउट पीसीसीआईटी एंड सीसीआईटी वी कैन टेक लाइक विपिन सर. देयर आफ्टर सेकंड पार्ट पीसीआईटी एंड सीआईटी इज इशिता मैम, एंड असेसिंग ऑफिसर आर लाइक आर मैनेजर्स एंड द टैक्स रिकवरी ऑफिसर एंड इंस्पेक्टर आर लाइक वी एज अ सी आर्टिकल. सेम विद द इन्वेस्टिगेशन विंग. तो ये अपन ने देखा था. बाकी आप डिटेल में अगर देखना चाहते हैं तो आप प्रीवियस वीडियो पे जा सकते हैं. उसके बाद असेसमेंट पार्ट पे चलने से पहले अपन ने कुछ रेलेवेंट सेक्शन डिस्कस किए थे, जिसमें अपन ने देखा था कि असेसमेंट समझने से पहले ऐसा मुझे लगा कि ये सेक्शन डिस्कस करना जरूरी है. तो उसमें सबसे पहले अपन ने देखा था सेक्शन 140A दैट वाज अबाउट सेल्फ असेसमेंट. उसके बाद अपन ने देखा था इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट सेक्शन 142 सबसेक्शन 1. उसके बाद अपन ने देखा था स्पेशल ऑडिट एंड इन्वेंट्री वैल्यूएशन सेक्शन 142 सबसेक्शन 2A. फिर देखा था अपन ने रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक अंडर सेक्शन 154. और एट लास्ट हमने देखा था कि अभी प्रैक्टिकल लाइफ में ऑलमोस्ट सारे केसेस में इंटीमेशन आता है प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न के लिए. इसको हम समरी असेसमेंट भी बोलते हैं, राइट. अब उसके बाद अपन ने देखा था टाइप्स ऑफ असेसमेंट. टाइप्स ऑफ असेसमेंट में सबसे पहले अपन ने देखा था स्क्रूटनी असेसमेंट, जिसमें अपन ने पूरा प्रोसीजर देखा था कि पहले इंटीमेशन आता है, उसके बाद नोटिस भेजा जाता है अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 एंड देयर आफ्टर ऑर्डर किस में आता है 143 सबसेक्शन 3. उसके बाद अपन ने देखा था बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, जिसमें अपन ने देखा था कि अगर असेसी नकारा असेसी है, ढीठ असेसी है, वो जवाब नहीं दे रहा है डिपार्टमेंट को, तो डिपार्टमेंट क्या इनिशिएट कर सकते हैं उनके अगेंस्ट में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट इनिशिएट कर सकता है. और इसमें डिसीजन कैसा लिया जाता है, जैसे इस स्लाइड में हमने देखा था कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करके डिसीजन नहीं लिया जाता है. डिसीजन कैसे लिया जाता है, असेसिंग ऑफिसर के पास जितने भी एविडेंसेस है उन सारे एविडेंसेस को कलेक्ट करके और उसके बेस्ट जजमेंट के हिसाब से जो भी डिसीजन होता है वो हमको बता देता है कि इतनी लायबिलिटी है, भैया इतना पैसा दे दें हमको. ये हमने देखा था. उसके बाद यहाँ पर इनकम एस्केपिंग असेसमेंट देखा था अंडर सेक्शन 147, जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में सबसे ज़्यादा यूज होता है. आप अगर अपने ऑफिस के भी क्लाइंट्स कुछ खोलेंगे तो ये सबसे फ्रीक्वेंट नोटिस आपको इसी में ही देखेंगे. और इसके बाद ही हमारा ड्यू टू सम टेक्निकल रीजन हमको वो मीटिंग रोक दी गई थी. और जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट था, यानी कि आईटी अथॉरिटीज इन एक्शन इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट, वही पार्ट हमारा नहीं हुआ था. तो अब हम डिस्कस वही पार्ट करने जा रहे हैं, आईटी अथॉरिटी इन एक्शन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह इनकम टैक्स अथॉरिटीज रेड करती है, सर्वे किस तरह से करते हैं. इट इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट जो हम लास्ट नहीं कर पाए थे. सो प्लीज बी एक्टिव इन दैट पार्ट. आगे बढ़े, रेडी है सब लोग? ऑलराइट, सो लेट अस बिगिन. देखो अपन ने सबसे पहले 2 चीज समझी थी. अपन ने सीबीडीटी की हायरार्की देखी थी कि इनकम टैक्स ऑफिस में कौन बैठता है. अपन ने पहला विंग देखा था असेसमेंट विंग, दूसरा विंग कौन सा था, इन्वेस्टिगेशन विंग. असेसमेंट वाला पार्ट अपन ने इससे पहले जो देखा वो किसका पार्ट था, असेसमेंट वाला पार्ट. अब अपन जो देख रहे हैं वो इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट. इन्वेस्टिगेशन में 2 टाइप के इन्वेस्टिगेशन होते हैं, एक होता है सर्वे, एक होता है सर्च एंड सीजर, जिसको अपन इनकम टैक्स रेट के नाम से भी जानते हैं. सबसे पहले आता है सर्वे अंडर सेक्शन 133A. अब डिपार्टमेंट ने या फिर इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने, सीबीडीटी ने आईटी ऑफिसर्स को एक पावर दे रखी है कि वो कभी भी हमारे प्रीमाइसेस में एंटर कर सकते हैं, हमारी प्लेस ऑफ बिजनेस में एंटर कर सकते हैं. कब कर सकते हैं? सबसे पहले अगर किसी भी
असेसिंग ऑफिसर या आईटी अथॉरिटी को लगता है कि इसका सर्वे करना है, इसके घर पे जाना है, इसकी बिल्डिंग में जाना है, उसके लिए इनको किसकी परमिशन चाहिएगी? या तो मिनिमम इशिता की परमिशन चाहिएगी या फिर विपिन सर की परमिशन चाहिएगी। दैट इज पीडीजीआईटी, डीजीआईटी, पीसीसीआईटी या सीसीआईटी, इनकी परमिशन चाहिएगी। सिर्फ मैनेजर्स की परमिशन से काम नहीं चलेगा। अभी आता है कि अगर सर्वे, मान लो सर्वे कंडक्ट हो गया, सर्वे कंडक्ट होने के बाद क्या क्या कर सकता है सर्वे में, अपन आगे डिस्कस करेंगे कि सर्वे में क्या होता है और सर्च एंड सीजर में क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर डिपार्टमेंट को 133 ए के अंदर सर्वे की पावर मिली है तो डिपार्टमेंट ऑफिसर हमारे यहाँ आके क्या कर सकता है वो अपन देखने जा रहे हैं। सबसे पहले आता है कि डिपार्टमेंट ऑफिसर यानी कि आईटी अथॉरिटीज जो है वो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स या डॉक्यूमेंट इंस्पेक्ट कर सकती है। देन आफ्टर वो क्या कर सकता है? कैश और स्टॉक वेरीफाई कर सकते हैं, हमारा सिर्फ वेरीफाई कर सकते हैं। एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जब सर्वे होता है 133 ए के अंदर तो हमारा कैश या स्टॉक लेके नहीं जा सकते, सिर्फ वेरीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा रिकॉर्ड एनी स्टेटमेंट, रिकॉर्ड एनी स्टेटमेंट का क्या मतलब है, कोई बता सकता है? रिकॉर्ड एनी स्टेटमेंट का मतलब है कि वो हमसे बयान ले सकते हैं। बयान लेते हैं ना, जब भी कोई अथॉरिटी के लिए आता है, हम डिपार्टमेंट में भी जाते हैं, हमसे बयान लिए जाते हैं, हमसे पूछा जाता है, लिखवाया जाता है, तो वो बयान ले सकते हैं। उसके बाद जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स या फिर डॉक्यूमेंट्स डिपार्टमेंट ने चेक किए हैं, उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट में डिपार्टमेंट क्या करता है? एक साइन लगा देता है कि ये अब, जैसे आपने देखा होगा मूवीज में भी, आपने रेड मूवी किस किसने देखी आपने से? आपने भी देखी है ना? तो हम देखते हैं कि रेड मूवी में आपने देखा होगा कि जो भी असर वो चेक करते हैं, उस असर पे एक लाल कलर का कपड़ा बांध देते हैं और उस पर लगा देते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की अथॉरिटी पे, इनकम टैक्स की अथॉरिटी पे, है ना। तो डिपार्टमेंट क्या कर सकता है? मार्क पुट कर सकता है, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स उसने वेरीफाई किए उस पर एक मार्क लगा देगा कि ये अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की अथॉरिटी में, इसको आप यूज नहीं कर सकते हैं फर्दर। इसके अलावा डिपार्टमेंट क्या कर सकता है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स मांग सकता है हमसे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेके जा सकते हैं। और कितने टाइम के लिए लेके जा सकता है? मैक्सिमम 15 डेज तक, 15 दिन के लिए मैक्सिमम लेके जा सकता है। लेकिन अगर डिपार्टमेंट चाहे तो हायर अथॉरिटीज का टाइम 15 दिन से और बढ़ा भी सकती है, यानी कि इशिता मैम या विपिन सर की परमिशन से इसका टाइम और बढ़ाया जा सकता है, अदरवाइज 15 डेज इसका टाइम है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर मान लो डिपार्टमेंट ऑफिसर को किसके मिला कि इसके अगेंस्ट में सर्वे करना है, तो क्या सिर्फ वो उसके प्लेस ऑफ बिजनेस पे ही जा सकते हैं, उसके धंधे की जगह पे ही जा सकते हैं, और कहीं भी जा सकते हैं? बताइए। डिपार्टमेंट ऑफिसर्स केवल प्लेस ऑफ बिजनेस में ही जा सकते हैं और कहीं भी जा सकते हैं? अगर उनको लग रहा है कि और जगह हो सकता है तो वो सारी जगह जा सकते हैं, सारी जगह जा सकते हैं, यस, जहाँ पे उसका रेलिवेंस है। करेक्ट। ऐसा नहीं है कि डिपार्टमेंट ऑफिसर सिर्फ प्लेस ऑफ बिजनेस जाएंगे, जैसे आप स्लाइड में भी देखेंगे। डिपार्टमेंट ऑफिसर अगर उनको कहीं और लगता है कि और कहीं पे मिल सकता है लफड़ा, तो वहां भी विजिट कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि अगर मान लो डिपार्टमेंट ऑफिसर के पास कोई आया और मतलब एसएससी के पास सर्वे के लिए डिपार्टमेंट ऑफिसर है, वो कॉपरेट नहीं कर रहा है, वो बोल रहा है नहीं हम नहीं जाने देंगे, जज साहब तोड़ दो कानून की दीवारें, लेकिन वो नहीं तोड़ने दे रहे, तो डिपार्टमेंट ऑफिसर क्या करेगा? उनकी उस एसएससी के अगेंस्ट में समन इशू करेगा अंडर सेक्शन 131। समन क्या होता है, किसी को पता है? यस गौरव। वो पुलिस को भेजते हैं उनको बुलाने के लिए, वो काइंड ऑफ कुछ ऐसा होता है, समथिंग लाइक दैट। समन का मतलब होता है किसी भी पर्सन को इन पर्सन बुलाना, उसको सामने की सामने हाजिर करना। जैसे अपन डिपार्टमेंट में अभी अपने जो केसेस है, अपने ऑफिस में केसेस है, अपन जब भी डिपार्टमेंट जाते हैं अपन अपनी पावर ऑफ अथॉरिटी लेके जाते हैं और ऑन बिहाफ ऑफ एसएससी अपन बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट उनको और सीए आर्टिकल उनको रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जब समन इशू होता है तो ये डिटरमाइन किया जाता है कि जो एसएससी है वो इन पर्सन खुद वहां पर हो, इसलिए उसको समन इशू किया जाता है। समन का मतलब है इन पर्सन उसको इन्वाइट करना, भैया तू नहीं माना आजा, फिर मेरे घर पे आ जा, अब मैं तेरे को समझाता हूँ अच्छे से। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कि अगर डिपार्टमेंट ऑफिसर को एंट्री करनी है ना, रेड मूवी जिसने देखी है उनको पता होगा डिपार्टमेंट ऑफिसर को अगर एंट्री करनी है तो किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले अगर प्लेस ऑफ बिजनेस पे एंट्री करनी है तो क्या वो कभी भी आ सकता है? कभी भी आके बोल देगा अशोक थप्पी ये डॉक्यूमेंट दे, कभी भी आ सकता है? नहीं आ सकता। जब अगर डिपार्टमेंट ऑफिसर को प्लेस ऑफ बिजनेस में आना है तो वो कब आ सकता है? केवल बिजनेस आवर्स में आ सकता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि बिजनेस आवर्स क्या सिर्फ यही टाइम है जो रेगुलर टाइमिंग है, जो जनरल टाइमिंग रहता है 10 से 6 या 10 से 8, यही बिजनेस टाइम होता है? नहीं। जैसे कि हम देखेंगे क्लब्स वगैरह जो होते हैं उनका बिजनेस टाइम क्या होता है? रात का होता है। वो 10 बजे से सुबह को 4 बजे तक होता है, तो उनका बिजनेस टाइम क्या है? 10 से 4, और वो 10 से 4 के बीच में डिपार्टमेंट इनका सर्वे कर सकता है। अब आता है कि अगर अदर प्लेसेस है, यानी कि प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, डिपार्टमेंट सोच रहा है कि इसके अशोक के घर में सर्वे करने जा रहा है डिपार्टमेंट, अशोक का क्लब का बिजनेस है, फुल रात को क्लब में मस्त चलता है इसका, तो उसके बाद अशोक सोच रहा है कि बिजनेस आवर्स में उसके पास आ सकता है, लेकिन डिपार्टमेंट ने सोचा कि इसके घर पे अब रेड मारनी है। तो वैसे तो अशोक का रात का बिजनेस है, तो क्या उसके घर में भी रात को रेड मारेगा? यस और नो? नो। रीजन बीइंग अगर प्लेस ऑफ बिजनेस के अलावा कहीं पर डिपार्टमेंट एंट्री कर रहा है, ये रेस्ट्रिक्शन जो है ना, ये सिर्फ एंट्री के लिए रेस्ट्रिक्शन है, ऐसा नहीं है कि निकलने के भी है कि प्लेस
बिजनेस आवर्स में ही वापस भी आना है, नहीं, ये केवल जाने जाने के लिए। तो अगर प्लेस ऑफ बिजनेस के अलावा कोई जगह है तो उसमें कब एंट्री कर सकता है डिपार्टमेंट? सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में, आफ्टर सनराइज और बिफोर सनसेट, इसके बीच में एंट्री कर सकता है, इसके अलावा डिपार्टमेंट एंट्री नहीं कर सकता। इसके बाद आता है कि जैसे अभी अपने किशन की शादी हुई थी अपने ऑफिस में, है ना, तो सगाई हुई थी, तो अगर किसी के ऐसे इवेंट हो रहा है, किसी की सगाई हो रही है, जैसे हमारी बात करें तो हमारे रेस्पेक्टेड सी विकास सर की अभी शादी हुई थी, तो अगर उस शादी में मान लो डिपार्टमेंट ऑफिसर आता है और बीच में ही आ जाता है, तो क्या शादी के बीच में या किसी भी इवेंट के बर्थडे पार्टीज के बीच में आना अलाउड है? नहीं अलाउड है। यार रिश्ता क्यों तोड़वाना है? रिश्ता टूट जाएगा बीच में, अगर रेट पड़ गई तो किसी की शादी हो रही है उसका रिश्ता टूट सकता है। तो डिपार्टमेंट ने क्या बोला? डिपार्टमेंट ने बोला कि अगर आपको किसी फंक्शन या किसी इवेंट में आप एंट्री कर रहे हो तो आपको वो कंप्लीट होने के बाद ही एंट्री करना पड़ेगा, उससे पहले आप एंट्री नहीं कर सकते। ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया, अगर डिपार्टमेंट को लगता है इंस्पेक्ट नहीं करना, तो ये राइट साइड में आपको निर्मला ताई दिख रही होगी बंदूक लेके, तो निर्मला ताई आ सकती है भैया, अब मजा आएगा ना वीडियो। ठीक है, तो फटाफट से ये सेक्शन 133A गो थ्रू करो, सर्वे, और किसी को कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है तो पूछो। क्लियर है? समझ आ रहा है आप लोगों को? मैक्सिमम पोर्शन अपन ने फर्स्ट असेसमेंट वाले पार्ट में डिस्कस कर लिया था, ये अपन सिर्फ इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट देख रहे हैं, इसके बाद अपन वाइंड अप करेंगे। आगे बढ़ते हैं, इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग वन, नेक्स्ट वन। अब अपना आता है सर्च एंड सीजर। सर्च एंड सीजर का मतलब क्या है? इनकम टैक्स रेट। इनकम टैक्स रेट, इनकम टैक्स रेट के बारे में सबने सुना है क्या होता है? सबको पता भी है क्या होता है? सबसे पहले मैं बता देता हूँ इनकम टैक्स रेट कब कब मार सकते हैं, उसके बाद अपन देखेंगे इनकम सर्वे और सर्च एंड सीजर में क्या फर्क है। सर्वे जो अपन ने पहले देखा अंडर सेक्शन 133A और सर्च एंड सीजर अंडर सेक्शन 132। देखो डिपार्टमेंट सर्च एंड सीजर कब कंडक्ट कर सकता है? सबसे पहला, फेलर टू कंप्लाई विद सेक्शन 142 सबसेक्शन 1। परसों की मीटिंग में हम लोगों ने देखा था अबाउट सेक्शन 142 सबसेक्शन 1, जिसमें बताया गया था कि डिपार्टमेंट को अगर एसएससी से कोई इंक्वायरी करनी है तो 142 सबसेक्शन 1 के अंदर नोटिस इशू कर सकता है, जिसमें डिपार्टमेंट बोलेगा भैया तू रिटर्न फाइल नहीं कर रहा, अपन को इंटीमेशन देगा रिटर्न फाइल कर ले, लेकिन फिर भी कोई डीट एसएससी है तो उसको उसके अगेंस्ट में डिपार्टमेंट क्या कर सकता है? सर्च एंड सीजर कंडक्ट करा सकता है, बोल रहा है। और 142(1) के अंदर एक और चीज होती है कि डिपार्टमेंट अगर बुक्स ऑफ अकाउंट से डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है और आप उसको नहीं दे रहे हो तो डिपार्टमेंट बोलेगा ठीक है मैं घर आके ले जाऊंगा, फिर वो सर्च एंड सीजर कंडक्ट करेगा। ऑलराइट। इसके अलावा अगर समन, जैसे अब मैंने समन बताया था, समन का मतलब क्या होता है? इन पर्सन किसी को बुलाना कि तू सामने आके मिल, आओ कभी हवेली पे। तो अगर एसएससी जो है वो नहीं आ रहा है समन इशू करने के बाद भी, तो उसके अगेंस्ट में डिपार्टमेंट ऑफिसर सर्च एंड सीजर कंडक्ट करा सकता है, यानी कि डिपार्टमेंट खुद उनके पास जाएगा और उनसे पूछेगा, जो भी उनको इंक्वायरी करनी होगी वो करेगा। उसके बाद अपने पास आता है कि डिपार्टमेंट ऑफिसर को लगता है कि कोई कुछ ऐसा पैसा या कुछ ऐसी प्रीशियस प्रॉपर्टी या कुछ असेट ऐसी असेसी के पास पड़ी है जो कि उसने डिस्क्लोज नहीं की, जिसपे उसने टैक्स नहीं दिया, इतना पैसा वो छुपा के बैठा है, काला धन, तो डिपार्टमेंट उसके पास क्या कर सकता है? सर्च एंड सीजर स्टार्ट कर सकता है, यानी कि इनकम टैक्स रेट मार सकता है ना। डिस्क्लोज नहीं किया, आप क्या डिस्क्लोज नहीं किया, कितना डिस्क्लोज नहीं किया, वो अपन आगे देखेंगे। क्वेश्चन ये आता है कि डिपार्टमेंट ऑफिसर्स को पता कैसे चलता है कि इसने डिस्क्लोज नहीं किया? कोई बताना चाहेगा आप में से? ये स्लाइड में नहीं है। अगर डिस्क्लोज नहीं किया, डिपार्टमेंट ऑफिसर के पास क्या क्या तरीके हैं जो उससे उसको पता लगेगा कि ये डिस्क्लोज नहीं किया? कैसे पता लगेगा उसको कि इसके पास रेट मारनी चाहिए, काला धन है इसके पास? उसने जब परचेज किया हो तो अपने पैन कार्ड या कोई डिटेल्स दी होगी जो भी पोर्टल पे शो कर रही होगी। दिस माइट बी वन वे। और कोई? देखो इसके बहुत सारे तरीके हैं। यू वांट टू से एनीथिंग? इसके बहुत सारे तरीके हैं, जैसे बहुत सारे सोर्सेज होते हैं डिपार्टमेंट के पास। सबसे बहुत कॉमन सा सोर्स होता है कि इनकम टैक्स के अलावा और भी बहुत सारी अथॉरिटीज है, जैसे जीएसटी में अगर कोई फ्रॉड पकड़ा गया तो वो सीधे इनकम टैक्स वालों को फोन करेंगे। अभी अपन एक केस लॉ देखेंगे आगे जिसमें यही हुआ है ना। और बाकी जो अथॉरिटीज है जिसमें पूरी रिपोर्टिंग होती है उससे पता लग सकता है। या फिर कुछ जैसे अपन देख रहे हैं कि अभी आज के टाइम पे सीपीसी के थ्रू सारी चीजें ट्रैक होती है, तो हमारा पैन कार्ड से सब कुछ लिंक्ड है, तो उसके थ्रू पता लगा सकता है कोई भी अगर लफड़ा करता है। ऐसे बहुत सारे सोर्सेज है जिससे डिपार्टमेंट ये पता लगा सकता है कि भैया इसके पास काला धन है और ये छुपा के बैठा है। क्यों? क्योंकि इस पर टैक्स नहीं भरना चाह रहा है। तो ये डिपार्टमेंट अपने अगेंस्ट में क्या कर सकता है? सर्च एंड सीजर स्टार्ट कर सकता है। अब आता है कि डिपार्टमेंट अगर सर्च एंड सीजर के लिए आ गया तो उसके पास क्या क्या पावर है। देखो अपन ने सर्वे में जो पावर पड़ी थी ना कि इंस्पेक्ट कर सकता है, ये देख सकता है, बुक्स ऑफ अकाउंट ले सकता है, सॉरी सर्वे में जो पावर पड़ी थी सर्च एंड सीजर की पावर उससे बहुत ज़्यादा है। सर्च एंड सीजर इज मोर एक्सट्रीम देन सर्वे, है ना। इसमें ज़्यादा चीज़ें होती है। क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ।
सबसे पहले कि डिपार्टमेंट ऑफिसर क्या कर सकता है, हमारी बिल्डिंग में एंटर कर सकता है और बुक्स ऑफ अकाउंट से मनी ले जा भी सकता है। इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ देख सकता है, वो ले जा सकता है, हड़प सकता है उसको। उसके अलावा अगर आप कोई भी दरवाजा, डिपार्टमेंट ऑफिसर बोल रहा है भैया दरवाजा खोल रहे हो और आप नहीं खोल रहे हो, तो भैया दया दरवाजा तोड़, तो फिर आपका दरवाजा तोड़ा जाएगा और डिपार्टमेंट ऑफिसर को या आईटी अथॉरिटीज को ये पावर दी जाती है कि वो कोई भी दरवाजा, कोई बॉक्स या कोई भी लॉकर्स वगैरह है उसको तोड़ा सकते हैं, है ना। वो भी तब जब आप की चाबी नहीं दे रहे हो उनको। ऐसा नहीं है जैसा मूवी में देखते हैं ना, इतनी सारी चीजें होती है कि आ रहे हैं और ये धड़ाधड़ बाहर तपाई हो रही है, जज साहब तोड़ दो कानून की दीवार है, ये ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब तब होता है जब आप उनसे कॉपरेट नहीं करें, सोफे वोफे फाड़ दिए, वो कर दिए, ये सब तब होता है जब आप उनसे कॉपरेट नहीं कर रहे। अगर वो जो बोल रहे हैं वो आप दिखा देते हो तो ये सब नहीं किया जाएगा, राइट। नेक्स्ट आता है कि अगर आपका, क्योंकि आजकल बहुत सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक मोड में, मान लो कोई बुक्स ऑफ अकाउंट से, आपके डॉक्यूमेंट से, आपका टेली का पासवर्ड है, आप वो पासवर्ड नहीं दे रहे, तो डिपार्टमेंट ऑफिसर क्या कर सकता है, जिसके पास भी वो पासवर्ड है उसको मंगवा सकता है, और फिर भी आप नहीं मान रहे तो वो हाई टेक्निकल प्रोफेशनल की हेल्प भी ले सकता है। साइबर जो ये होते हैं जो पासवर्ड ढूंढने वाले, मैं डोंट नो क्या बोलते हैं उनको, उनकी हेल्प भी ले सकता है। तो अगर आप कॉपरेट नहीं कर रहे तो डिपार्टमेंट भी अपने तरीके से समझाएगा आप लोगों को, ओके। उसके बाद आता है कि डिपार्टमेंट ऑफिसर, यहाँ पर है देखो, डिपार्टमेंट ऑफिसर क्या कर सकता है, हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट, डॉक्यूमेंट्स या कोई भी असर जो है उसको सीज कर सकता है। सर्वे में क्या था, सर्वे में सीज कर सकता था वो, पहले जो अपन ने देखा था, नहीं कर सकता। सर्वे में क्या करता था, सिर्फ देख सकता था उनको, सीज नहीं कर सकता था। लेकिन सर्च एंड सीजर के अंदर वो सीज कर सकता है। डिफरेंस क्या होता है बेसिकली अगर अपन देखें, एक तो पहला डिफरेंस ये है कि सर्च एंड सीजर में वो सीज कर सकता है, सर्वे में वो सीज नहीं कर सकता। दूसरा, कैश ले जा सकता है इसमें, उसमें कैश नहीं ले जा सकता सर्वे के अंदर। अब क्वेश्चन ये आता है कि अपन ने देख लिया भैया बुक्स ऑफ अकाउंट्स ले जा सकता है, डॉक्यूमेंट्स ले जा सकता है, मनी वगैरह सब ले जा सकता है, क्या वो स्टॉक ले जा सकता है क्या? द राइट आंसर इज नो, स्टॉक नहीं ले जा सकता। डिपार्टमेंट ऑफिसर बोलता है भैया तू स्टॉक ले जाएगा उसका धंधा बंद हो जाएगा, उसकी रोजी रोटी क्यों खा रहा है ना। इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफिसर ने क्या बोला कि स्टॉक नहीं ले जा सकते। अब आपको लग रहा है कि पर्टिकुलर असेट है तो वो ले जा सकते हो, आपको लग रहा है कि पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, वो ले जा सकते हो, लेकिन आप स्टॉक नहीं ले जा सकते, उसका धंधा बंद नहीं कर सकते, उसकी रोजी रोटी नहीं खा सकते, राइट। अगर वो असेट ले गया जिससे उसके स्टॉक क्रिएट होते हैं, फिर वो स्टॉक का ही पार्ट होगी ना ब्रो, स्टॉक का ही पार्ट होगी। अगर ऐसी कोई एसेट है जो कि स्टॉक का पार्ट है या फिर उसके डेली डे टू डे बिजनेस का, उसका बिजनेस रोक सकता है उससे, तो ऐसा ले सकता है, तो या वो उस एसेट को नहीं ले जा सकता। और वो एसेट ही है जिसका उसके पास कोई प्रूफ नहीं है, फिर वो एसेट ही है जिस उसको जैसे एक अपन आगे पढ़ेंगे डीम्ड सीजर के नाम से जाना जाता है वो। देख स्टॉक अगर है, स्टॉक सीज नहीं कर सकते, असेट सीज कर सकते हैं। जैसे कोई स्टॉक है वो सीज नहीं कर सकते, असेट सीज कब कर सकते हैं, जैसे मान लो कोई बहुत बड़ी असेट है, उसके बारे में अगर अपन आगे पढ़ेंगे डीम्ड सीजर के नाम से, अभी नेक्स्ट स्लाइड में ही आएगा, वो अपन डिस्कस करते हैं। और इस सेक्शन के बाद रेज करना एक बार क्वेरी है ना। इसके अलावा जैसे बहुत सारे जहां पर भी रेड मारने जाते हैं, मान लो वो गुंडा है, बहुत बड़ा गुंडा है वो, तो डिपार्टमेंट अगर इनकम टैक्स ऑफिसर जाएंगे तो वहां पर उनके साथ उड़ा सकता है यार वो उनको, मेरे यहाँ पे रेड करने आएगा, उड़ा देगा। तो डिपार्टमेंट ऑफिसर क्या कर सकता है, पुलिस वगैरह की हेल्प ले सकता है, या और कोई प्रोफेशनल है या और कोई ऑफिसर्स है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, उनकी हेल्प ले सकता है, पुलिस ऑफिसर्स ले जा सकता है, राइट। अपन ने देखा कि सर्च एंड सीजर यानी कि इनकम टैक्स रेड कब कंडक्ट हो सकती है, क्या अथॉरिटीज या क्या पावर्स उनको दी जाती है इनकम टैक्स रेड में। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आइए, नेक्स्ट स्लाइड पे अपन आगे का डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले आता है व्हेन इट इज नॉट पॉसिबल टू टेक फिजिकल पोजीशन ऑफ गुड। देखो जब जैसे हम फिजिकल पोजीशन ऑफ असर्ट्स, सॉरी गुड्स नहीं, गुड्स तो ले जा ही नहीं सकते असर्ट्स, स्टॉक तो। जैसे मैं भी कुछ टाइम पहले एक ऑडिट पे था, आई विल नॉट डिस्क्लोज द क्लाइंट नेम हियर बिकॉज इट विल बी गोइंग लाइव ऑन यूट्यूब। तो एक ऑडिट पे था, वहाँ पर जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है, बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े पावर प्लांट्स रहते हैं, बहुत बड़े बड़े प्लांट्स रहते हैं, 4-4 फ्लोर तक वो प्लांट्स रखे जाते हैं। अब यार 4 फ्लोर की मंजिल की कोई बिल्डिंग है, उसको कैसे लेके जाएगा डिपार्टमेंट, ले जा सकता है क्या? बड़े बड़े कितने ट्रक लाएगा, नहीं ले जा सकते। तो ऐसी कोई एसेट है जिसका फिजिकल पोजीशन लेना पॉसिबल नहीं है, तो डिपार्टमेंट उसके अगेंस्ट में क्या करेगा, डिपार्टमेंट उसके अगेंस्ट में एक रेस्ट्रेंट ऑर्डर डाल देता है। उस रेस्ट्रेंट ऑर्डर में असेसिंग ऑफिसर को बोलता है भैया जब तक हम नहीं बोलते तब तक तू इस एसेट के साथ डील नहीं कर सकता, इसको यूज नहीं करेगा, इसको बंद कर दे। तो वही होता है, लाल कपड़ा बांध देता है पूरी एसेट पे और उस पर मार्क लगा देता है कि यस इट इज अंडर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ठीक है। इसके बाद आता है प्रोविजनल अटैचमेंट। ड्यूरिंग द सर्च विद इन 16 days फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ सर्च, ऑफिसर में प्रोविजनली अटैच एनी प्रॉपर्टी ऑपरेशनल फॉर 6 months। अगर डिपार्टमेंट ऑफिसर कोई भी प्रॉपर्टी है उसको प्रोविजनली अटैच कर सकता है। जस्ट डिपार्टमेंट ऑफिसर कोई प्रॉपर्टी है उसको अटैच कर सकता है सर्च कंप्लीट होने के 60 दिन के अंदर, और उसको 6 महीने के अंदर वो रिलीज करनी पड़ेगी। इसके बाद आता है रिक्विजिशन। देखो जो रेड मारने की पावर है ना, वो सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट में नहीं दी हुई है,
और भी बहुत सारे एक्ट है जिनमें रेड मारी जाती है, जीएसटी में रेड मारी जाती है। जीएसटी में भी सर्च एंड सीजर का सेक्शन है। आप जब सीए फाइनल की पढ़ाई करेंगे जीएसटी पढ़ेंगे तो उसमें सर्च एंड सीजर का सेक्शन आएगा। तो मान लो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जब ये नॉलेज है कि टैक्स इवेजन हो रहा है, उससे पहले ही किसी रीजन की वजह से जीएसटी में उस पर्टिकुलर पर्सन की रेट चल रही है, तो डिपार्टमेंट तब क्या करेगा? क्योंकि उसने अगर जीएसटी ऑफिसर्स ने रेट मारी होगी तो वो ऑलरेडी उसके एसेट वगैरह सीज कर चुके होंगे सब कुछ। तो इस केस में डिपार्टमेंट ने या फिर सीबीडीटी ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये पावर दी हुई है कि अगर किसी और लॉ में या किसी और अदर एक्ट में किसी पर्सन की सर्च एंड सीजर इनिशिएट हो चुका है, तो आप उस अदर लॉ की अथॉरिटीज को बोल सकते हो कि भैया इसकी एसेट अभी मेरे को देते, अभी मेरी बज्जी है, अब मैं बज्जी लगाएगा, है ना। तो वो दूसरे लॉ के जो भी ऑफिसर्स हैं उनको बोल सकता है। अब ये नेक्स्ट पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, ये सब ध्यान से सुनना। नेक्स्ट पार्ट इज उनका नहीं, दोनों चल रहा है ना, वो उनसे प्रॉपर्टी मंगवा लेगा, सीज कर लेगा, क्योंकि वेरीफाई तो डिपार्टमेंट को भी करना है ना। फॉर एग्जांपल मान ले बुक्स ऑफ अकाउंट्स उनके पास है, जीएसटी वालों के पास, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स वेरीफाई तो ये भी है तो अल्टीमेटली सरकार के पास ही ना, वो भी सरकार का हिस्सा है, ये भी सरकार का हिस्सा है। तो वो वेरीफाई करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाएगा, इसको रिक्विजिशन कहा जाता है। तो एक डिपार्टमेंट में सर्वे चल रहा है तो उसमें ये सीजर सर्वे की पावर उसमें नहीं है। जीएसटी में सिर्फ सर्च दो एक्ट को मिलाए मत। मान ले देख उसमें अगर मान ले उसमें चल रहा है ऑलरेडी रेट चल रही है जीएसटी में, अगर इसमें सर्वे की पावर है तो सर्वे में तो वैसे डिपार्टमेंट को पावर नहीं दी जाती कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखे, पावर है ही नहीं। अगर मान ली ये सर्च एंड सीजर करना चाह रहे हैं, मान ली इसमें सर्च एंड सीजर की नौबत आ गई, तो फिर वो उनसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मंगवाएगा, बोलेगा जीएसटी वाला हमको थोड़ा देखना है इसका, हमको टैक्स इवेजन मिला है, और वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स वेरीफाई करेगा। ओके, ये नेक्स्ट वाला बहुत इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट आता है कि डिपार्टमेंट ऑफिसर, बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनना सब अच्छे से। डिपार्टमेंट ऑफिसर अगर आ गए हमारे पास सर्च के लिए, तो कुछ अजम्पशंस मानी जाती है कि ये चीजें अगर वो आपके पास आ गए, उनको कुछ मिल गया, तो ये चीजें माना जाएगी कि ये सच है। अब वो क्या है एक एक करके अपन डिस्कस करते हैं। अगर आपके पास कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मिला, डॉक्यूमेंट मिला, ज्वेलरी मिली और कोई भी वैल्यूएबल एसेट मिली आपके पास, तो ये माना जाएगा भैया कि वो आपकी है। मान लो अशोक ने आंचल को कुछ समय के लिए कहा था कि यार ये ज्वेलरी है, मेरी 5 करोड़ की ज्वेलरी है, तू अपने पास रख और मैं थोड़े टाइम बाद लूंगा। और अगर वो आंचल के पास पड़ी और आंचल के पास रेट मारी गई, तो ये यही माना जाएगा वो आंचल की है। और फिर अशोक भी इतना तो बेवकूफ़ नहीं है, डिपार्टमेंट ऑफिसर आंचल बोलती है कि अशोक ने दिया, अशोक तो मुकर जाएगा, बोला मेरा नहीं है, झूठ बोल रही है यार, रेड मारने आया, वो क्यों बोलेगा मेरी 5 करोड़ की ज्वेलरी है। तो इस केस में क्या होगा, ये जिसके पास मिलेगी ये माना जाएगा कि ये उसी की है ना। इसके बाद आता है कि कंटेंट इज ट्रू। अगर कोई भी कंटेंट या कोई भी कागज है जहां पर आपने कुछ लिख रखा है, कुछ भी लिख रखा है, क्या माना जाएगा? वो सच है, जो लिखा है वो सच है। इसमें क्या है, इसमें एक बहुत सुंदर केस लो आता है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक केस लो है मद्रास हाईकोर्ट, महाराष्ट्र हाईकोर्ट का, सॉरी महाराष्ट्र हाईकोर्ट का एक केस लो है। इसमें क्या हुआ था कि एक पिताजी अकाउंट्स फील्ड से थे, यानी कि कॉमर्स फील्ड से थे। कॉमर्स फील्ड से होने के बाद उन्होंने क्या किया कि अपने बेटे को 12th की अकाउंट्स पढ़ा रहे थे। 12th के अकाउंट्स पढ़ा रहे थे, कोई क्वेश्चन आया था पर्टिकुलर, वो क्वेश्चन उनको समझा रहे थे, उनको बता रहे थे कि जैसे अपन बनाते हैं ना पूरा फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन आता है, ट्रेडिंग P&L बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, तो पूरा क्वेश्चन समझा रहे थे। वो क्वेश्चन उन्होंने पूरा समझाया, लास्ट में दिखा कि उस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रॉफिट कितना आ रहा था, 5 करोड़। और वो 5 करोड़ प्रॉफिट आ रहा था। और जब वो बच्चों को समझाते हैं ना, क्योंकि वो कॉमर्स बैकग्राउंड से थे, वो अपने बच्चे को 12th अकाउंट्स पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने ऊपर बिजनेस का नाम लिख लिया। जैसे मान लो लखन फुलवानी समझा रहा है, तो उन्होंने क्या लिखा, फुलवानी एंड कंपनी। क्यों? क्योंकि समझ में अच्छे से है। और डिपार्टमेंट ऑफिसर आया, बोला भैया एक अकाउंट सॉल्व कर रखा है, 5 करोड़ का प्रॉफिट आपका है, आपने छुपा रखा है। और ये केस क्योंकि बहुत एक्सट्रीम पावर से ही यार, आपके पास कुछ मिल रहा है, ये माना जा रहा है ये आप ही का, अंटिल अनलेस आपके पास एविडेंस नहीं है। मान ले आंचल के पास प्रॉपर एविडेंस है कि ये अशोक का है, तो नहीं माना जाएगा, इतना बेवकूफ नहीं है डिपार्टमेंट। लेकिन अगर नहीं तो आपको माना जाएगा कि ये प्रॉपर्टी आपकी है। अगर आपका कोई भी कंटेंट मिलता है, जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया, वो बेचारा पढ़ा रहा था अपने बेटे को, ये माना गया कि उसका बिजनेस चल रहा है फुलवानी एंड कंपनी के नाम से, और उसमें प्रॉफिट है 5 करोड़ का जो डिपार्टमेंट ने दिया है। तो उससे पूछा गया, इसके अगेंस्ट में उसके अगेंस्ट में नोटिस भी इशू किए गए, और वो अपील्स वगैरह में जाता रहा, असेसी इतने आगे तक चला। सोचो जब भी इनकम टैक्स नोटिस आता है ना, तो कॉस्ट ये नहीं है कि हमको रिप्लाई करना है या सीए को पैसे देना है, सबसे बड़ी कॉस्ट होती है हमारी मेंटल हेल्थ। भाई साहब नींद नहीं आती रात को, अगर इनकम टैक्स नोटिस आ जाए ना, रातों की नींद खराब हो जाए। और ये तो सर्च करने आ गए डिपार्टमेंट ऑफिसर, सोचो क्या उस पर बीती होगी। फिर वो केस बहुत आगे तक गया, और लास्ट में फिर उसने एनसीईआरटी की बुक से वो फिगर्स मैच कराए, बोले देख सारे क्वेश्चन यही है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, असर की वैल्यू होती है, स्टॉक की वैल्यू होती है, तब जाके उन्होंने उस केस को खत्म किया। इतना एक्सट्रीम होता है सर्च एंड सीजर। कुछ भी आपके पास मिला, अगर उसमें कुछ लिखा हुआ ये माना जाएगा वो करेक्ट है ना। नेक्स्ट आता है कि अगर कोई भी सिग्नेचर या हैंड राइटिंग मिले जो कि मैच कर रहे हैं जो भी पर्सन वहाँ पे है, तो ये माना जाएगा ये उसी से ही है। मान लो किसी ने फोर्जरी करके भी कर रखा है और वो अशोक के साइन से मैच कर रहा है, इट विल बी डीम्ड टू बी साइन ऑफ अशोक ओनली, ये माना जाएगा कि वो अशोक है।
राइट। उसके बाद अगर कोई भी डॉक्यूमेंट अटेस्टेड है तो ये स्टाम्प्ड या अटेस्टेड है तो ये माना जाएगा अटेस्टेड है। अभी आता है कि सर्च स्टार्ट हो गई, सर्च खत्म कब माना जाएगा? सर्च खत्म माना जाएगा जब लास्ट पंचनामा ड्रॉ होगा। पंचनामा क्या होता है? जब भी सर्च कंडक्ट की जाती है ना तो सर्च पंचनामा ऐसे समझ सकते हो जो भी डेली वर्किंग भी बोल सकते हो, या ये बोल सकते हो जो फाइंडिंग्स है, अपन ऑडिट करते हैं अपन को ऑडिट फाइंडिंग्स मिलती है ना, तो जो भी फाइंडिंग्स ड्यूरिंग द सर्च आई उसको एक डॉक्यूमेंट में रिकॉर्ड किया जाता है, उस डॉक्यूमेंट को बोला जाता है पंचनामा। भैया कंक्लूजन क्या है, आज के दिन में मुझे ये सारी चीजें मिली, इतना पैसा मिला, इतना ये मिला, वो पंचनामा है। तो जब वो लास्ट पंचनामा ड्रॉ होगा आखिरी वाला, उसको क्या माना जाएगा कि भैया सर्च खत्म हो चुकी है ना। जिसके अगेंस्ट में भी सर्च कंडक्ट की जाती है तो उसके अगेंस्ट में सर्च वारंट इशू किया जाता है। डिपार्टमेंट ऑफिसर ऐसे ही नहीं आ सकते। मान लो आपके घर के बाहर आ गया और आपसे बोला कि सर्च करनी है, सबसे पहले आप क्या मांगोगे उनसे? सर्च वारंट मांगोगे। भैया ऐसे कोई घर में थोड़ी घुस सकता है, सर्च वारंट मांगना जाएगा। सर्च वारंट इशू हुआ होगा आपके नाम पे, वो आप चेक करोगे। एक और चीज़ मैं इंटरेस्टिंग आपको बताता हूँ, जब भी सर्च कंडक्ट की जाती है ना तो एटलीस्ट 2 विटनेस होने चाहिए सामने आपकी। 2 विटनेस जरूरी है। वो 2 विटनेस पूरा आप देखेंगे कि यहाँ पे सर्च मार रहे, 2 विटनेस साथ होते हैं असेसी के, राइट। तो ये अपन ने डिस्कस किया कि सर्वे क्या होता है, सर्च एंड सीजर क्या होता है। सर्वे में डिपार्टमेंट सीज नहीं कर सकता या कुछ भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ले जा नहीं सकता, केवल वेरीफाई कर सकता है। लेकिन सर्च एंड सीजर यानी कि रेड के अंदर सब कुछ कर सकता है, सब कुछ ले जा सकता है, लेकिन क्या नहीं ले जा सकता? स्टॉक नहीं ले जा सकता। Are you guys in line with me? Okay. अब नेक्स्ट है अपनी क्रेजीएस्ट इनकम टैक्स रेट। इस पे बढ़ने के पहले नेक्स्ट एक बार स्लाइड पे आओ, वो डिस्कस करते हैं, फिर ये इंटरेस्टिंग पार्ट पे आएंगे। नेक्स्ट स्लाइड है अपनी कि भैया ले गए, चलो मान लिया डिपार्टमेंट वाले हमारा पैसा ले गए, हमारी घर ले गए, सब ले गए, लेकिन वो लेने के बाद क्या अपन उसको वापस ले सकते हैं? उसके बाद का क्या प्रोसीजर, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड। एप्लीकेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड असेट सीज। मान लो कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स डिपार्टमेंट ले गया या कोई भी असेट हमारी ले गया, और अब अगर वो हो गया तो डिपार्टमेंट ऑफिसर अंडर सेक्शन 132B हमको एक पावर देता है जिसमें हम क्या कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स है ना, वो डिपार्टमेंट ऑफिसर को 30 दिन के अंदर देना पड़ेगा वापस। लेकिन ये अगर ये नहीं होता तो वो मैं रेक्टिफाई करना चाहूँगा, 30 दिन कब से काउंट करेंगे अपन? जब उसका कोई भी असेसमेंट, क्योंकि जैसे ही सर्च मारी गई ना उसके बाद आपका असेसमेंट हो जाएगा, या तो स्क्रूटनी असेसमेंट होगा, या आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होगा, या इनकम स्कैमिंग असेसमेंट होगा। तो जैसे ही वो असेसमेंट कंप्लीट होता है उसके 30 दिन के अंदर उसको वापस देना पड़ेगा, भैया ले जा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इतना पैसा इतना हमको दे देना, बात खत्म। लेकिन अगर उससे ये टाइम 30 दिन से ज़्यादा भी बढ़ाया जा सकता है, अगर वो हायर अथॉरिटीज़ यानी कि जो प्रिंसिपल एशितम अलाउ करे तो हम इस टाइम को बढ़ा भी सकते हैं। इसके बाद असेट वाले पार्ट में मैंने एक चीज़ पीपीटी में नहीं डाली है, वो मैं आपको वर्बली बता देता हूँ कि देखो 2 टाइप की असेट होती है। एक होती है एक्सप्लेन असेट, एक होती है नॉन एक्सप्लेन असेट। जो भी असेट वो लेके गए, मान लो मेरा 5 करोड़ की असेट्स लेके गए, मैंने प्रूव कर दिया भैया 2 करोड़ का तो सफेद धन है, 2 करोड़ की तो मेरी है और 3 करोड़ की मेरी नहीं है, जो कि नॉन एक्सप्लेन्ड है। तो जो एक्सप्लेन्ड असेट होगी ना वो तो डिपार्टमेंट को रिलीज करनी पड़ेगी विदिन 30 डेज, है ना, विदिन 120 डेज फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ द सर्च। लेकिन जो अनएक्सप्लेन्ड असेट है उसमें डिपार्टमेंट असेसी क्या करेगा, उसको एप्लीकेशन देगा। सॉरी, अगर एक्सप्लेन असेट है, एक्सप्लेन असेट के लिए उसको 130 दिन के अंदर अंदर एप्लीकेशन देनी पड़ेगी और डिपार्टमेंट ऑफिसर को 120 दिन के अंदर उसको वापस देना पड़ेगा ड्यूरिंग कंप्लीशन ऑफ सर्च से। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो एक्सप्लेन असेट है वो तो वापस दे ही देगा, अनएक्सप्लेन असेट का क्या होगा ये अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो अनएक्सप्लेन असेट डिपार्टमेंट क्या करेगा, उसके जो भी टैक्स ड्यूज है ना, जो पैसा उससे रहा हुआ है असेसिंग ऑफिसर से, उसको बेच के उससे यूटिलाइज कर लेगा, उन असेट्स को बेचेगा और जितना पैसा डिपार्टमेंट को लेना है उतना रख लेगा। वो हायरार्की क्या होती है, सबसे पहले डिपार्टमेंट क्या यूज करेगा, कैश, रोकड़ा यूज करेगा सबसे पहले। उसके बाद क्या यूज करेगा, असेट्स। असेट्स कौन सी, अनएक्सप्लेन्ड वाली, है ना। उसके बाद अगर कोई भी असेट बचती है तो वो किसको हैंड ओवर कर देगा, वापस बोलेगा भैया वापस ले जा। लेकिन जो अगर 120 दिन के बाद कुछ भी, अगर 120 दिन के बाद हैंड ओवर किया कुछ भी, तो उस पर 0.5% के साथ डिपार्टमेंट को असेसी को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 0.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ द। ठीक है, ये केस फ्लो इतना रेलेवेंट नहीं है तो अपन अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो इसमें देखो ये बाबू मोशाई भी नीचे, क्या नाम था इसका मूवी में, बाजीराव, क्या नहीं कहता, हाँ बाबूराव, मेरा पैसा दे रहे पापा। तो ये वो एसएससी जो है पैसा मांगेगा वापस। ठीक है, इस सेक्शन में गो थ्रू कर लो, किसी को कोई भी क्वेरी है तो पूछो, अदरवाइज वी विल मूव टू द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, दैट इज अ केस लॉ, द क्रेजीएस्ट इनकम टैक्स रेट। 120 डेज में उनको एक्सप्लेन्ड जो है, जो पार्ट होगा ये सेक्शन को वैसे ही देंगे। हाँ, बट जो अनएक्सप्लेन्ड में फिर बच गए इनके प्रायोरिटी के बाद, वो भी उस 120 डेज के खत्म होने तक हाँ। नहीं देनी है। नहीं, अनएक्सप्लेन वाली तो बेचेगा, अगर देनी तो 120 डेज के अंदर ही देनी है वैसे तो। लेकिन अगर आपको टैक्स
लाइबिलिटीज उसकी ड्यू चल रही है उसको सब रिकवर करने में 120 दिन के बाद अगर कुछ भी पैसा वापस दे रहे हो तो उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा आपको एसएससी कोर्स के साथ साथ। समझ आ रहा है सबको यहाँ तक? ऊपर से तो नहीं जा रहा, हवा लग रही है? अब आते हैं क्रेजीएस्ट इनकम टैक्स रेट। इससे जस्ट पहले वाली स्लाइड पे आ जाओ। द क्रेजीएस्ट इनकम टैक्स रेट एवर डन। अपन इसको एक स्टोरी की तरह समझेंगे। सबसे पहले अभी तक कुछ क्वेरी है, अपन ने सर्वे, सर्च एंड सीजर और 3 सेक्शन पढ़े। 3 सेक्शन में कुछ क्वेरीज हैं। आ जाओ, रेडी हैं सब लोग? इसको एक स्टोरी की तरह समझेंगे तो प्लीज स्टोरी की तरह ही लेना। एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ अदर आई एम वी आर लाइव और नॉट। Alright, so guys, now we are going to discuss the most craziest income tax rate ever done. I want attention of each and every one of you from now onwards. PPT मत देखो, just make an eye contact with me, that's all. You need not to watch into PPT. So मैं स्टोरी की तरह बताऊंगा एक, और अगर किसी को कोई भी क्वेरी हो, डाउट हो, उसको अपनी जिज्ञासा से संभाल के रखना, अपन लास्ट में डिस्कस करेंगे, राइट? तो ये बात है अगस्त 2022, आज दिन है 2 अगस्त 2022। हमारे भारत देश में एक बहुत सुंदर राज्य है जिसका नाम है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक बहुत छोटा सा जिला है जिसका नाम है जालना। जालना जो है बेसिकली एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग हब के बारे नाम से जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। स्टील मैन्युफैक्चरिंग हब के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर्स के पास एक कॉल आता है। वो कॉल आता है जीएसटी डिपार्टमेंट से। उस कॉल में बोला जाता है कि सर आपके शहर में, आपके जिले में 120 करोड़ का टैक्स इवेजन पाया जा रहा है। कितने करोड़ का? 120 करोड़, 120 करोड़ टैक्स इवेजन हैज बीन फाउंड इन योर पर्टिकुलर लोकेलिटी। जैसे ही वो कॉल आता है तो जब भी देखो रेड मारी जाती है ना, तो बहुत सारे मास्टरमाइंड होते हैं उस रेड के पीछे। तो जैसे ये रेड का कॉल आया ना इनकम टैक्स ऑफिसर की सीनियर अथॉरिटीज के पास, तो उन्होंने अपने इन्वेस्टिगेशन विंग के जितने ऑफिसर्स थे, जो भी पढ़ने हायरार्की देखी थी आगे, जो भी वो ऑफिसर्स थे, उन सबको बुलाया कि भैया अगले दिन चलना है रेड मारने, और इसे जगह नहीं बताई जाती। जब भी रेड मारने जाते हैं ना, तो जो जूनियर ऑफिसर्स होते हैं ना, उनको बताया नहीं जाता कि कहाँ चलना है, क्यों चलना है, कैसे चलना है, उनको कुछ नहीं बताया जाता। केवल कुछ 3-4 मास्टरमाइंड होते हैं, उनको ही पता होता है सब कुछ, बाकी किसी को नहीं पता होता। उनको सीधा इंस्टेंटली बताया जाता है। तो नेक्स्ट डे सुबह वो लोग रेड मारने निकलते हैं। द डे इज 3 अगस्त 2022, 3 अगस्त 2022 का इस दिन है। और जालना जिले में 2 स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है। एक का नाम है एसआरजी पैटी स्टील और एक का नाम है कालिका स्टील। इनके पास रेड मारने के लिए डिपार्टमेंट ऑफिसर जाते हैं। अब डिपार्टमेंट ऑफिसर जब जाते हैं, देखो जालना जो एक बहुत छोटा सा जिला है, उसमें अगर 120 ऑफिसर एक साथ आ जाए, 120 ऑफिसर्स नहीं थे, सॉरी, 260 इनकम टैक्स ऑफिसर की टीम कलेक्ट हुई थी इस रेड के लिए। कितने? 260 इनकम टैक्स ऑफिसर। एंड वन थिंग दैट आई वांट टू स्पेसिफाई यू इज दैट सिर्फ इनकम टैक्स ऑफिसर्स नहीं होते हैं। मैंने बताया था ना कि पुलिस वालों की भी हेल्प ले सकते हैं, तो इनके साथ भी बहुत जने होते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट इनकम टैक्स ऑफिसर स्पेसिफिकली। तो 260 तो सिर्फ इनकम टैक्स ऑफिसर्स थे। वो 260 इनकम टैक्स ऑफिसर अगर एक साथ सिटी में एंटर करेंगे तो भैया डाउट हो जाएगा। जिसने भी लफड़ा किया वो छुपा देगा, बोले 160 गाड़ी आ रही है इनकम टैक्स की, छुपा देगा वो। तो जो मास्टरमाइंड होते हैं इनकम टैक्स रेट के पीछे, उन्होंने एक प्लान बनाया कि हम अपने आप को डिस्गस्ट करेंगे, अपना मूल्य चेंज करेंगे। उन्होंने प्लान बनाया और उस प्लान का नाम रखा गया दुल्हन हम ले जाएंगे, है ना। पूरे बॉलीवुड स्टाइल वाली रेट थी। इस प्लान का नाम रखा गया दुल्हन हम ले जाएंगे। आप जब पीपीटी पे जाएंगे तो पीपीटी में लास्ट फोटो इसी की है, दुल्हन हम ले जाएंगे के नाम से। तो ये पोस्टर्स डिपार्टमेंट ऑफिसर्स ने क्या किया, 120 एक्सयूवी गाड़ियां, 7 सीटर गाड़ियां अरेंज की। 120 एक्सयूवी गाड़ियां। अब सोचो एक छोटा सा शहर जालना जिसमें 120 गाड़ियां एक साथ एंटर कर रही है, क्या सिचुएशन होगी। तो अगर नॉर्मली वो लोग आते तो शक हो जाता। तो उन्होंने क्या किया, एक शादी का सिनेरियो बनाया, जिसका एक प्लान बनाया जिसका नाम था दुल्हन हम ले जाएंगे। इसमें उन्होंने 120 गाड़ियों के अंदर हर गाड़ी में ये पोस्टर लगाए दुल्हन हम ले जाएंगे, और उन्होंने लिखा कि राहुल वेड्स अंजलि। ये हर गाड़ी के पोस्टर लगाए गए, राहुल वेड्स अंजलि।
तो जब डिपार्टमेंट ऑफिसर यहाँ पर आए तो एक ऑफिसर तो दूल्हा बना सहरा वहरा पहन के, और वो एक्सयूवी के मस्त ऊपर जो ऊपर होता है उसमें से निकल के मस्त चल रहा था, और बाकी सारे बाराती बन रहे थे, नाचते हुए चल रहे थे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर आर डांसिंग ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ झालना डिस्ट्रिक्ट। वो लोग नाचते हुए मस्त शादी के माहौल से जा रहे हैं, और बाकी सब बाराती बने थे। 3 अगस्त का दिन था। तो जब ये रेड मारी गई ना, तो डिसाइड किया गया कि 3 जगहों पे रेड मारी जाएगी। जो ये एसआरजी स्टील और कालिका स्टील थे, इनके 3 जगहों पे रेड मारी जाएगी। सबसे पहली जगह होगी इनका फैक्ट्री, दूसरी जगह होगी इनका घर, और तीसरी जगह होगी इनका ऑफिस। इन 3 जगहों पे रेड मारी जाएगी। देखो, जब भी एक एसएससी के बहुत सारी जगहों पे रेड मारी जाती है ना, तो कुछ चीजें ध्यान रखी जाती है। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सारी जगहों पे रेड एक ही टाइम पे मारी जाए। ऐसा नहीं है कि इधर 12 बजे पहुंच रहे हैं, इधर 11 बजे पहुंच रहे हैं, इधर 1 बजे पहुंच रहे हैं। भाई एक जगह पहुंचेगा वो छुपा देगा दूसरा। ये ध्यान रखना पड़ता है। जब ये रेड का पूरा मास्टरमाइंड जब तैयार होता है, जब प्लान प्रिपेयर होता है, सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे मजाक में नहीं होता है। अब खुद सोचो कितना कॉस्ट लगा होगा भाई साहब। 260 इनकम टैक्स ऑफिसर्स, उनकी सैलरी, कुछ पुलिस ऑफिसर, उनकी सैलरी, 120 एक्सयूवी गाड़ियों का रेंट, दूल्हा दुल्हन के कपड़े, कितना खर्चा हुआ होगा। तो इतना खर्चा डिपार्टमेंट ऐसे नहीं करता है, तभी करता है जब उनको बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस होते हैं कि भैया लोचा हो रहा है इस सिटी में, तब ये किया जाता है, राइट। तो सबसे पहले वो तीनों जगहों पे एक साथ गए। सबसे पहले वो गए उसके घर में, जो कि इन जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग के ओनर्स हैं, इनके घर पे गए। इनके घर पे गए तो इनको घर पे कुछ नहीं मिला। पूरा रेड मारा, पूरा ढूंढा, सब कुछ किया, कुछ नहीं मिला इनको। उसके बाद ये लोग इनकी फैक्ट्री में गए। फैक्ट्री में गए तो इनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में छोटी मोटी गलतियां मिली जीएसटी फ्रॉड की, बाकी इतना कुछ नहीं मिला जिसकी वजह से ये लोग रेड मारे। वैसे अब रेड मारना इज अ बिग थिंग, इतना खर्चा करके रेड मारना। उसके बाद ये लोग गए इनके ऑफिस में। ऑफिस में भी ऐसा कुछ नहीं मिला, छोटा मोटा जीएसटी फ्रॉड मिला, कुछ बोगस फॉर्म्स के बिल्स वगैरह मिले, बाकी ऐसा कुछ नहीं मिला बड़ा कि जिसकी वजह से रेड मारी जाए। ऐसा कुछ भी नहीं मिला उन लोगों को, है ना। लेकिन उनको ड्यूरिंग दिस असेसमेंट और ड्यूरिंग दिस सर्च और ड्यूरिंग दिस ऑपरेशन उनको एक चीज मिली कि यार जो इनके फाइनेंशियल्स हैं, इनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें एक फार्म हाउस का जिक्र हर बार बार किया जा रहा है, जगह जगह पर किया जा रहा है एक फार्म हाउस का जिक्र। अशोक भाई, इसमें कुछ नहीं है। एक फार्म हाउस का जिक्र जगह जगह पर किया जा रहा है ना। वो फार्म हाउस जब बाद में इन्वेस्टिगेट किया गया तो फार्म हाउस ना तो एसआरजी वाले का था और ना ही कालिका वाले का था। वो फार्म हाउस किसी थर्ड पर्सन का था, जिसके थ्रू ये लोग टैक्स इवेड करते थे। किसी थर्ड पर्सन का फार्म हाउस था। जब वो फार्म हाउस पे विजिट करते हैं डिपार्टमेंट ऑफिसर, फिर सब बोलते हैं कि चलो इधर तो कुछ नहीं मिला, ना उसके ऑफिस में कुछ मिला, ना उसके फैक्ट्री में कुछ मिला, और ना ही उसके घर पे कुछ मिला। लेकिन एक चीज़, एक एविडेंस क्या मिला कि यार एक फार्म हाउस का बार बार जिक्र किया जा रहा है। ये फार्म हाउस है क्या? उस फार्म हाउस पे विजिट किया जाता है। वो फार्म हाउस था, उस फार्म हाउस के ओनर थे प्रदीप बोरा, जो कि ना तो एसआरजी स्टील से रिलेटेड थे और ना ही कालिका स्टील से रिलेटेड थे। उस फार्म हाउस का रेड मारने का ऑपरेशन स्टार्ट किया जाता है। एक्सटर्नल व्यू से भारी तौर पे तो कुछ नहीं मिला उस फार्म हाउस में। जब देखा गया, सब कुछ देखा गया, कुछ नहीं मिला। लेकिन उनको इनकम टैक्स ऑफिसर्स को कुछ डाउट हुआ कि यार इस दीवार के पीछे कुछ है। उन लोगों ने क्या किया, वो दीवार तोड़ी। उस दीवार के पीछे एक सीक्रेट गेट पाया गया। एंड द मोमेंट दे ओपन दैट डोर, जैसे ही उन्होंने वो गेट खोला, वहाँ पर कुछ गद्दे थे जो कि ऐसे रोल्ड हुए थे, बहुत सारे पूरे रूम के अंदर, बहुत सारी अलमारियाँ थी। जब उस रूम को खोला गया और देखा गया, और जब उन गद्दों को खोला गया, उस गद्दे वर थाउजेंड्स ऑफ गड्डीज ऑफ 500 की हजारों गड्डियाँ थी वहाँ पर। बहुत सारा कैश मिला। जब उन अलमारियों को खोला गया, उस अलमारी के अंदर इतनी सारी ज्वेलरी थी, इतने सारे डायमंड्स थे, इतनी सारी वैल्यूएबल चीज़ें थी। आप खुद सोचो, एसआरजी स्टील और कालिका स्टील उनसे रिलेटेड नहीं था। एक थर्ड पर्सन का फार्म हाउस था, वो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ढूंढा। वो सीक्रेट दरवाज़ा भी ढूंढा, दीवार भी तोड़ी। देखो मैंने फोटो भी डाली है, थर्ड वाली फोटो आप देखोगे तो वो इसी की है, दीवार तोड़ के। हालांकि कार्टून एआई से बनाई फोटो है, बट वो जब तोड़ी गई तो वहाँ पर ये सब मिला। जब ये देखा गया और इसको जब काउंट किया गया, सबसे पहले जब जो इसमें से कैश निकला था ना, जो गद्दों में से कैश निकला था, वो कैश झालना डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर ये फार्म हाउस था उसके पास ही के एक एसबीआई बैंक में ले जाया गया काउंट करने के लिए। एसबीआई बैंक में देखो, हाथ से तो इतना कैश काउंट करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। एसआरजी बैंक में वो कैश ले जाया गया, और वहाँ पर जब वो कैश ले जाया गया तो वो कैश काउंटिंग स्टार्ट हुई सुबह 11 बजे। मशीन से वो कैश काउंट किया गया, एंड दैट कैश काउंटिंग वाज कंक्लूडेड बाय 12 एट नाइट। 13 घंटे उनको केवल वो पैसा गिनने से लगे, वो भी किससे? मशीन से। इट टुक्स 13 आवर्स टू काउंट दैट पर्टिकुलर कैश।
यू गाइस अंडरस्टैंडिंग द इंटेंसिटी ऑफ सर्च एंड सीजर? 13 घंटे उनको केवल कैश काउंट करने में लगे। और जब ये रेट कंक्लूड की गई और सारी चीज़ें देखी गई तो वहाँ की फाइंडिंग्स ये थी कि वहाँ पर 58 करोड़ का तो कैश मिला, वहाँ पर 32 किलो गोल्ड मिला, वहाँ पर 14 करोड़ के डायमंड्स मिले, और वहाँ पर अनडिस्क्लोज प्रॉपर्टी मिली 300 करोड़ एट द एंड ऑफ द डे। दैट जो कि ये बताया जा रहा था जीएसटी डिपार्टमेंट से कि 120 करोड़ का टैक्स इवेजन है, दैट 120 करोड़ टैक्स इवेजन टर्न आउट टू बी 390 करोड़ ऑफ फाइंडिंग्स। 390 करोड़ का वहाँ से टैक्स इवेजन मिला, 390 करोड़। ये देख रहे हो आप, बीच में स्लाइड के बीच में एक नीचे फोटो डाली गई है कैश काउंट करते हुए। दिस इज अ लाइव फोटो ऑफ दैट काउंटिंग। So this is all about income tax rate at Jalna district of Maharashtra. समझ आया आप लोगों को? So almost we have covered all the parts of our PPT that was about assessment procedure. अपन ने ये जो सीरीज स्टार्ट की थी assessment procedure की, we tried to complete this meeting the day before yesterday only, but due to some technical reasons अपन इसको कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। तो जो पार्ट बचा था वो अपन ने अभी कंक्लूड कर लिया। अब जो क्विज वाला पार्ट है, we don't have enough time, so we will not discuss it. मतलब I'm not going to ask you about each and every question, but I'll tell you the reasons and answer on my own. We'll take a quick review of the question answer and I'll tell the answer on my own. The first question: a search under section 132 was conducted at the premise of business of Jethalal Gada. Department officer decided that they will take possession of money, stock and all the valuable assets. Jethalal objected that taking possession of the above is not tenable. This contention of Jethalal is tenable or not? Department Jethalal Gada के घर पे जेठालाल गड़ा की गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स पे रेड मारी जाती है और वहाँ पर बोला जाता है कि हम आपका सारा सामान ले जाएंगे इंक्लूडिंग स्टॉक। जेठालाल बोलता है नहीं ये गलत है, आप सब कुछ नहीं ले जा सकते। क्या जेठालाल सही है? यस, स्टॉक नहीं ले जा सकते, रोजी रोटी नहीं खा सकते। सो द राइट आंसर इज बी, यस, जेठालाल इज करेक्ट एज इट इज नॉट अलाउड टू टेक पोजेशन ऑफ स्टॉक। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, ये क्वेश्चन मैं अभी कवर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि प्रॉब्लम ये हुआ है कि मैंने ये जो क्वेश्चन है इससे रेलेवेंट कंटेंट मैंने 122(1) में डिस्कस नहीं किया था, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 3. AO was having the information related to assessed income under PGBP of Mr. Tinku for assessment year 22-23. AO followed the procedure under section 148A and validly served the notice under section 148. During the assessment, AO finds that Mr. Tinku also had capital gains of the same year which was not assessed earlier. What will AO do? 147 के अंदर प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की गई और पूरा प्रोसीजर फॉलो किया गया जो अपन ने 147 में देखा था। 148A का नोटिस देना और 148 का नोटिस देना और कंक्लूड करना। तो जब ये पूरा किया गया तो अब बाद में ये पाया गया कि उसकी कुछ और भी कैपिटल गेन था तो जो उसने डिस्क्लोज नहीं किया, तो क्या वापस से 148A और इसका प्रोसीजर डिस्क्लोज करना पड़ेगा? द राइट आंसर इज नो। वापस से ये पूरा प्रोसीजर फॉलो नहीं करना पड़ेगा, एक बार ही करना पड़ता है। आपने सर्व कर दिया, उसके बाद आप कंसिस्टेंटली कर सकते हो। Next we have question number 4, that is assessee fined for rectification and the order of the same passed by AO. If assessee want, can rectified order be further rectified? The answer is yes. A rectified order can be further rectified and rectified order is an appealable order. Next we have raid under section 132 was conducted at the house of Miss Kashish, but in that raid it was found that there was some undisclosed jewelry of 5 crore which belonged to Mr. Piyush. Which assessment is best suitable? देखिए, द राइट आंसर इज इनकम एस्केपिंग असेसमेंट, बिकॉज इसमें सीधा सा हम देखेंगे सो देयर इज इंटेंशन ऑफ हाइडिंग और नॉट डिस्क्लोजिंग दैट पर्टिकुलर ज्वेलरी, इसलिए इनकम एस्केपिंग असेसमेंट के अंदर इसका केस आएगा। अभी अपन लोग ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन आंसर डिस्कस नहीं करें बिकॉज वी आर ऑलरेडी लैक ऑफ टाइम, दैट्स वाई मैं बस आंसर आपको बता रहा हूँ। एंड इफ स्टिल एनीवन एनी क्वेरी सो वो मेरे से अभी पूछ सकते हैं। एंड दोज हु आर कनेक्टेड विद अस ऑनलाइन और ऑन यूट्यूब दे कैन जस्ट ड्रॉप देयर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन एंड आई ट्राई टू आंसर ऑल। Next we have, in case of non-response to repeated department notice during the scrutiny, which of the following is most likely to happen? अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करें तो आपके साथ क्या हो सकता है? बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, नकार असेसी है तो भैया हम अपने तरीके से बताएंगे, फिर हम अपने हिसाब से ले लेंगे इतना इनकम बनना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव कि अगर डिपार्टमेंट सिर्फ डेटा एनालिटिक टूल या ऑटोमेटेड चेक्स यूज करता है तो वो कौन सा असेसमेंट कर रहा है? द राइट आंसर इज बी, जैसा कि अपन ने सेक्शन 140
3 सबसेक्शन 1 में देखा था कि सीपीसी यूज किया जाता है, कंप्यूटराइज प्रोसेसिंग सिस्टम, तो उससे समरी असेसमेंट में ये आएगा क्योंकि वहाँ पर सीपीसी का यूज किया जाता है. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 8. एबीसी प्राइवेट लिमिटेड फाइल्ड आईटीआर फॉर असेसमेंट ईयर 22-23 शोइंग परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 1.5 करोड़ फ्रॉम द सप्लायर. जीएसटी क्रेडिट उस पर ले लिया था और रिफंड उस पर ले लिया था लेटर. ये क्वेश्चन तो मैं चाहूँगा थोड़ा डिस्कस करना. एक जीएसटी का केस है. जीएसटी में एक बोगस परचेज की, एक फेक पार्टी से परचेज की. जीएसटी डिपार्टमेंट को बाद में पता लगा कि ये पार्टी फेक है और इस पे वो एसएससी रिफंड क्लेम किया जा रहा था, इनपुट लिए जा रहा था. जीएसटी डिपार्टमेंट वाले ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों को बताया कि इसकी परचेज ऐसे फेक है. अब द क्वेश्चन इज कि क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इस पे प्रोसीड करना चाहिए या फिर इग्नोर करना चाहिए कि जीएसटी से रिलेटेड है, ये इसमें हमारा क्या काम. द राइट आंसर इज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करनी चाहिए. रीजन भी, अगर मान लो जीएसटी में परचेज फेक है तो जब उन्होंने आईटीआर फाइल की होगी तो उनका जो इनकम टैक्स का पीएनएल होगा तो उसमें परचेज को डेबिट किया होगा, जिसकी वजह से उनका प्रॉफिट कम हुआ होगा, जबकि वो फेक परचेज है और वो फेक परचेज हटती तो उनका प्रॉफिट बढ़ता. दैट मीन्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को प्रोसीड करना चाहिए, उसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करनी चाहिए. Next we have question number 9. Miss Chandni, a builder, was subject to survey of the income tax at 9 p.m. at her residence. Miss Chandni objected, saying that survey was illegal as IT officer entered at 9 p.m. Is this valid on this ground? रात को 9 बजे आ सकते हैं क्या सर्वे में, बताइए. रात को 9 बजे जैसा अपन ने डिस्कस किया था, अगर प्लेस ऑफ बिजनेस है तो प्लेस ऑफ बिजनेस पे कब आ सकते हैं, बिजनेस आवर्स, और प्लेस ऑफ बिजनेस के अलावा सूर्योदय और सूर्यास्त से पहले. तो 9 बजे सूर्यास्त हो जाता है तो नहीं आ सकते. यानी कि राइट आंसर इज नहीं आ सकते. देयर इज रेस्ट्रिक्शन, 9 बजे एंटर नहीं कर सकते. Scrutiny assessment under section 143 subsection 3 of Mr. M for financial year 21-22 was conducted and concluded. Later on, it was discovered that Mr. T has debited personal expenditure in P&L for same financial year. What is the action best suited? The right answer is reassessment under section 147. 10th के अंदर 10th का आंसर is A, reassessment. So we are, I think we should not discuss it right now because we have lack of time. Alright guys, so this is all about this meeting. So if anyone has any query, they can just ask me. And if online or on social media or on YouTube, if anyone has any query, they can just drop their queries in the comment section and we'll try to tackle it. Also, alright, so let us conclude this meeting right here. Thank you guys. Thank you so much. Thanks for joining.